टुडे वी विल डू चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें और मार्क्स के अकॉर्डिंगली बात करें तो दिस इज द थर्ड चैप्टर जो कि हाईएस्ट स्कोरिंग है। चैप्टर 1 13 मार्क्स, चैप्टर 2 13 मार्क्स एंड चैप्टर 4 12 मार्क्स। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस और जो स्कोरिंग पार्ट है वो इन 3 चैप्टर्स में है। इन 3 चैप्टर्स को तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से। बाकी भी इम्पोर्टेंट है, पर जो ज्यादा स्कोरिंग है, जो ज्यादा मार्किंग है, वो इन 3 चैप्टर से है। तो बहुत ध्यान से करना है। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ कंप्लीट कर सकूं। सो अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर का पहला स्टेप क्या है, दैट इज एबनॉर्मलिटी। एबनॉर्मलिटी फॉर्म कैसे होता है? इज बेसिकली बिहेवियरल थॉट इमोशन किस तरीके से आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करना शुरू शुरू कर देती है, या फिर ऐसा काम जो कि आप डेली रूटीन से हट जाते हैं, सोशली अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। 4 Ds में हम इसको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज डेवियस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड देन डेंजर। डेवियस इज बेसिकली वो फॉर्म जिसमें आप सोशल कल्चरल स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स से अलग होके काम करने लग जाते हैं और अवेयर नहीं रहते हैं। जैसे आप किस टोन में बात कर रहे हैं, कितना शाउट कर रहे हैं, और आप अवेयर नहीं है। राइट। डिस्ट्रेस इज बेसिकली जो कंसिस्टेंसी आती है, डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी, किसी चीज को, किसी थॉट को वो परसिस्टेंट बना रहता है और आप उसे ओवरकम नहीं कर पाते, तो वो डिस्ट्रेस के फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। तो डिसफंक्शन इज बेसिकली डेली लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। आपका वर्क प्लेस, आपका रिलेशन, हर जगह आप डिस्टरबेंस फील करेंगे, आप अपने रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे। सो इट मीन्स डेली लाइफ भी आपकी इससे डिस्टर्ब हो जाएगी। दैट इज डिसफंक्शन। इट बिकम्स डेंजर when it is harmful for you or harmful for can be others as well. Suicidal tendency हो जाना, violent हो जाना, so it's a kind of danger zone. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर एशियन की बात करें तो बेसिकली माना जाता था कि ये किसी डेविल का काम है, यानी कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसकी वजह से ये हो रहा है। देन हिपोक्रेट्स अगर बात करें, जो ग्रीक फिजिशियन थे, हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स एंड द प्लेटो, उन्होंने ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच डेवलप किया। मैं ये हाईलाइट किया कि जब इमोशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो एक रीजन बन जाता है बिहेवियर का, किसी डिसऑर्डर का, जब इंसान उससे कोप अप नहीं कर पा रहा। बाद में गैलन ने इसको इलेबोरेट किया 4 ह्यूमर्स में, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मेन आर मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स: एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर। जैसे कि हमारे आयुर्वेदा में बताया गया है, 5 बताए गए हैं उसमें। इन चारों के अलावा एक पांचवा यानी आकाश तत्व, इन 5 तत्वों से मिलके बना है। ऐसे ही इसमें इन 4 चीजों को बताया गया है। इन 4 चीजों को उन्होंने डिफाइन किया है इस फॉर्म में कि ब्लड, जब किसी के अंदर ब्लड एक्सेस होता है, यानी कि सैंग्विन पर्सनैलिटी। सैंग्विन पर्सनैलिटी चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, एक्टिव। फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी जो कि स्लो, काम, अनइमोशनल। एंड जब येलो बाइल किसी के अंदर एक्सेस होता है, कॉलरिक पर्सनैलिटी, एंगर बहुत ज्यादा होगा, इरिटेबल बहुत ज्यादा रहेगा। ब्लैक बाइल इट मीन मेलेंकोलिक टेम्परामेंट का होगा, सैडनेस, डिप्रेशन, इस तरह की पर्सनैलिटी होगी उसकी। देन मिडिल एज में जब आप आते हैं वापस से, तो ये सुपर नेचुरल बिलीफ सिस्टम दोबारा से आ जाता है। मेंटली इल ट्रीटेड हार्शली, बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करना, मशीन का इस्तेमाल करना, असाइलम में डाल देना। ठीक है। देन रेनेसेंस पीरियड इट मीन्स अगेन द साइंटिफिक थिंकिंग कम्स। एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट इट मीन्स मेंटल इलनेस को एक मेडिकल कंडीशन के फॉर्म में देखने लगे। देन आपका डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इट मीन्स इट स्टार्टेड इन 20th सेंचुरी, जहां पर जो पेशेंट को है वो मेंटल हॉस्पिटल से लेकर के कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में बिलीफ सिस्टम आ गया। ह्यूमन राइट्स की बात की, इनको अलग से ऐसे हम ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज नॉट राइट, इट्स अगेंस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो उसे हमें कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। देन हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को जो डिफाइन करने की जो ट्रीटमेंट कैसे होने चाहिए, दैट इज द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर, जो कि डेवलप हुआ है, पब्लिश्ड हुआ है बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के थ्रू। इसमें बताया गया है कि कैसे डायग्नोज किया जाए। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस की अगर हम बात करें, सो विच इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिन्होंने कौन सा डिसऑर्डर किसके अंडर में आएगा उसको क्लासिफाई किया है। नाउ फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर।
तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है डीएसएम एंड आईसीटी का क्या फॉर्म है इसके अंदर। सो बेसिकली अगर आप अप्रोचेस की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट इज द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक अप्रोच। तो जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक अप्रोच की बात करेंगे तो इसे बेसिकली फॉल्टी जीन्स, एंडोक्राइन इम्बैलेंस एंड मेल न्यूट्रिशन और इंजरी आ सकती है, जो कि नॉर्मल डेवलपमेंटल और फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। जेनेटिक्स की हम जब बात करेंगे तो कुछ डिसऑर्डर्स जो होते हैं फैमिली में ऑलरेडी है, उससे नई जनरेशन में आने के चांसेस रहते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की अगर हम बात करें, सो इट्स बेसिकली हार्मोनल। इट मीन जब सेरोटोनिन जो है एक्सेस में आपका न्यूरोलॉजिकली डिस्टर्ब होने लग जाता है, ठीक है। तो जब सेरोटोनिन होगा तो डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है। ब्रेन डैमेज और इंजरी, एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंटल थिंग, ट्यूमर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, हेड इंजरी हो गई, राइट। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो कि इमोशनल पैटर्न को भी इफेक्ट करता है। देन हार्मोनल इम्बेलेंस, जब हमें भी पता है, ये बात करेंगे इसमें। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो पहला आएगा मल एडेप्टिव थॉट्स पैटर्न, यानी डिस्टॉर्टेड थॉट्स, बिलीफ सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाना, या फिर थिंकिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाना। आई एम वर्थलेस, मैं वर्दी नहीं हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है, मैं किसी के लिए नहीं हूँ, समथिंग लाइक दैट। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि बचपन से आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए लेकिन वो ट्रॉमा के फॉर्म में आ गया, ठीक है। किसी से किसी भी फॉर्म में जो बचपन में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो अभी आपको डिस्टर्ब कर रहा है। देन लर्न हेल्पलेसनेस सिचुएशन, या भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आप अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं, यानी कि या तो ऐसी सिचुएशन आपने एक्सपीरियंस करी है जहां पर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जैसे वो अगर हम कृति सेनन की मूवी की बात कर ले, दो पत्ती, राइट। वहां पे जिसकी सिस्टर होती है वो बचपन में अपनी माँ को मार खाते हुए देखती है और वहां पे वो हेल्पलेस फील करती है। और जब वो उसको याद आता है तो उसको एक ट्रोमेटिक सिचुएशन में, चाइल्डहुड ट्रोमेटिक सिचुएशन भी है उसके लिए, कि वो हेल्पलेस फील करती है। और वो ना तब अपनी माँ की मदद कर पाती है, ना ही जब उसकी सिचुएशन में लाइफ आती है तो वो अपनी हेल्प कर पाती है। तो काइंड ऑफ लर्न हेल्पलेसनेस, कि मैं उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पा रही हूँ, उस सिचुएशन को ओवरकम ही नहीं कर पा रही हूँ। देन पुअर कोपिंग स्किल्स, यानी कि जब स्ट्रेस आ रहा है, कोई भी सिचुएशन आ रही है, तो आप उसको, आपको पता ही नहीं इसको डील कैसे करना है, आप गिव अप करने लग जाते हैं, आप नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। देन सोशल कल्चरल फैक्टर्स, तो सोशल कल्चरल फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आ सकता है? लाइफ इवेंट्स, फैमिली एनवायरनमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कल्चरल प्रेशर, सो ऑल दीज थिंग्स। तो लाइफ इवेंट किसी के जॉब है, जॉब नहीं है, लव वन नहीं रहा, फैमिली एनवायरनमेंट किस तरीके का है, कॉन्फ्लिक्ट है, रिजेक्शन है, ओवर प्रोटेक्शन है, पॉवर्टी, फाइनेंशियली स्ट्रेन चल रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियली चीजें मैनेज नहीं हो पा रही है, जनरल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो फेस कर रहा है बच्चा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी, अनरियलिस्टिक सोसाइटी एक्सपेक्टेशन, यानी कि यूजुअली ये गर्ल्स के साथ बहुत ज्यादा होता है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है या एक्सपेक्ट किया जाता है जहाँ पे वो खुद अपने लिए क्या सोच रही है वो मैटर नहीं करता, लेकिन उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो उसको प्रेफर करती है, या उसको ऐसा ट्रेन किया जाता है कि वो उसको ही प्रेफर करे तो वो एक्सेप्टेबल, अदरवाइज नहीं है। सो दीज काइंड ऑफ कल्चरल प्रेशर्स। नाउ डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल की अगर हम बात करें, सो डायथेसिस इट मीन्स द बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन, ऐसी चीजें जो आपके बायोलॉजिकली डिफर करे, ये दिखाई दे, एंड वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस से ट्रिगर हो, जब दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं, देन इट फॉर्म्स इनटू अ डायथेसिस स्ट्रेस। इसका एग्जांपल अगर हम समझें, तो पर्सन जेनेटिकली वुलरेबल टू डिप्रेशन में डेवलप इट आफ्टर अ मेजर लाइफ स्ट्रेस। तो मेजर लाइफ स्ट्रेस यानी कि जेनेट किसी के जेनेटिक में ऑलरेडी है, जो फेस कर रहा है या किसी ने फेस किया, और इसी तरह ये कोई मेजर डिप्रेसिव फॉर्म उसकी लाइफ में आ जाता है किसी पर्सन की जिसकी फैमिली से रिलेटेबल था, ये चांसेस हाई हो जाते हैं कि वो पर्सन इसको फेस करे। ना अगर हम मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट एंजाइटी, एंजाइटी यानी कोई भी अनप्लेजेंट फीलिंग जिससे मुझे घबराहट महसूस हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मुझे बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है, सो डिसकंफर्ट बेसिकली फील हो जाना। एंजाइटी डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो उसमें तीन फॉर्म आते हैं: जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सेकंड इज पैनिक डिसऑर्डर, थर्ड इज फोबिया।
तो जब हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं रिलेटेड टू डेली लाइफ इवेंट्स, सो डेली लाइफ इवेंट्स, कुछ भी सोचना, कांस्टेंट वरी किसी भी चीज को, मेरा बच्चा स्कूल पहुंच गया सेफ है कि नहीं है, वो आ तो जाएगा ना, सोसाइटी में इतनी सारी अनसेफ चीजें हो रही हैं, तो मैं अननेसेसरी सोचने में लगी हुई हूँ, कल को कुछ ऐसा हो गया तो उसकी सेफ्टी के लिए मुझे क्या करना है, यानी कि नेसेसरी चीजों में आप उसमें सोचते जा रहे हैं, तो उसमें बॉडी पेन शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगा, सो दैट इज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। नाउ पैनिक डिसऑर्डर इज द सडन, सडन सपोज कोई जो है लिफ्ट में बंद हो गया है और उसके उसने देखा था उसके चढ़ने से पहले, लिफ्ट में जाने से पहले कोई वहां पे अवेलेबल नहीं था। नाउ द थॉट इज कि लिफ्ट खुली नहीं रही है 5 मिनट तक, और उसके अंदर एकदम से पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गया है कि लिफ्ट नहीं खुली तो मे बी इज द लास्ट टाइम, मे बी कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, उसको ब्रेथलेसनेस फील होनी शुरू हो जाएगी, मे बी पर्सन बेहोश भी हो जाए। नेक्स्ट इज अ फोबिया, फोबिया इज अ सिचुएशन, अगर हम बोल सकते हैं कि अगर सपोज किसी को लेजर्ड से डर लगता है और आप उस पर्सन को बोल देते हैं इस कमरे के अंदर लेजर्ड है, वो पर्सन शाउट करे और उस कमरे के अंदर एंटर करने से बिल्कुल ही मना कर दे, यानी वो लेवल जहां पे इंसान उसके बारे में सुनने के लिए भी रेडी नहीं है। सो वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, स्पेसिफिक फोबिया यानी हाइट से, एनिमल से, सोशल फोबिया, जजमेंट, एम्बैरसमेंट, स्टेज फोबिया, एग्रोफोबिया, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, क्राउड, मार्केट प्लेस हो गया आपका, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सो दिस इज। नेक्स्ट इज द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो ऑब्सेसिव यानी बार बार किसी थॉट का आना, अब यहाँ पर इम्पल्स हाई होने लग जाते हैं, मैंने लॉक लगाया कि नहीं लगाया, मुझे रीचेक कर लेना चाहिए, क्या मैंने सही से लगाया कि नहीं लगाया, सफाई हुई है कि नहीं हुई है, थॉट्स में आ रहे हैं बार बार, रिकरेंट हो रहा है, बार रिपीटेडली हो रहा है। कंपल्सिव बिहेवियर यानी कि बिहेवियर आप एक्शन के फॉर्म में करने लग जाएंगे। रिपीटेटिव बिहेवियर वो आपकी, आपको लगता है कि अगर मैं इस चीज को परफॉर्म कर लूं तो मेरी एंजाइटी कम हो जाएगी, कि अगर लॉक नहीं लगाए तो मैं एक बार सोच के हम जाके मैं देख लेता हूँ, एक बार और चेक कर लेता हूँ, अगले दिन बार बार रिपीटेडली आप जब भी ये चीजें करते हैं तो बार बार वो चीजें होने लगती है कि आपको लगता है कि वो एंजाइटी कम हो जाएगी, उसके लिए कंपल्शन बन जाता है। सो दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो ऑब्सेशन इज द कॉज एंजाइटी, कंपल्शन इज द रिड्यूस एंजाइटी टेम्परली, ऐसा फील होता है क्योंकि मैं जैसा कर लूंगा तो फिर आई फील रिलैक्स। नाउ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी, भी मैंने पहले ही भी डिस्कस किया था कि कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है दैट कैन फॉर्म इनटू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट, फिजिकल ट्रॉमा। सिम्टम्स क्या होते हैं, फ्लैशबैक आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, अवॉइडेंस हो जाता है, इस चीज के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, इमोशनली इंसान नम हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स। नाउ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर की जब हम बात करेंगे तो इज इट बेसिकली डिस्ट्रेस एक्सप्रेस एज फिजिकल सिम्टम विदाउट मेडिकल कॉज, सिम्टम बॉडी में नजर आएंगे लेकिन जब मेडिकली वो चेकअप होगा तो मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो होगा सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इट मीन्स पेन, डिजीनेस, गैस्ट्रो प्रॉब्लम। सेकंड, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, अब एक्सेसिव फियर, यानी मेडिकल कंडीशन है नहीं है लेकिन आप बार बार रीअश्योरेंस करेंगे, किसी को चक्कर आ रहा है तो मुझे चक्कर क्यों आ रहा है, मुझे मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, रिपीटली में वो बार बार सोचेंगे कि कुछ ऐसा हो तो नहीं हो जाएगा, और अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में कभी किसी को ऐसा रहा है तो वो उसके होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर जिसे आज के टाइम में हम बोलते हैं उसको फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरालिसिस ऑफ लिम्स, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, लॉस ऑफ वॉइस। सो इट्स अ न्यूरोलॉजिकल सडन, एकदम से हो जाना, यानी इंसान बोल रहा है लेकिन कोई भी एक सदमा लग गया तो इंसान अपनी आवाज, उसको लगता है कि मेरी आवाज बाहर आ ही नहीं रही, वो निकल ही नहीं रही है। कोई भी अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट जब होता है, ठीक है। इसमें एक मूवी थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें दोनों सिस्टर्स होती है, वो हमेशा फाइट करती रहती है, तो जब वो वापस से उसको मिलवाया जाता है तब जाके उसकी एक सिस्टर की आवाज वापस आती है, क्योंकि वो लड़ाई करते हैं, जब तक उससे पहले से वो रिजॉल्व करवाते हैं वो हो ही नहीं पाता है, अनटिल अनलेस जब लोग मिलते नहीं है और लड़ाई नहीं करते, तो जब वो लड़ाई करते तो एक्चुअल में उसकी आवाज वापस आ जाती है। सो यू कैन रिलेट विथ दैट। नाउ हिपोकॉन्ड्रेसिस, इट मीन्स इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, जो मैंने अभी आपको समझाई है, अभी बताया ही है कि व्हाट इज द इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। अब बात करते हैं मूड डिसऑर्डर्स की। सो मूड डिसऑर्डर्स बेसिकली अफेक्टिव डिसऑर्डर्स,
characterized as the severe disturbance in emotional state. जब इमोशनली इंसान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए, एक्सट्रीम लेवल पर सैडनेस फील होने लग जाए, तो उसमें पहला आपका आता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एमडीटी। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इट मीन्स अ कंडीशन जो परसिस्टेंट रहता है, लगातार कंसिस्टेंसी उसकी बनी रहती है, सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी एक्टिविटी को जो बहुत पसंद था लेकिन अब बिल्कुल पसंद नहीं है। सो डिप्रेसिव मूड उसका रहेगा, बेसिकली लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्लेजर, जो उसको मजा आता था उसको पसंद ही नहीं है, बेहोश होना, स्लीप, इंसोम्निया, ओवर स्लीपिंग हो जाएगी, या तो उसको नींद ही आती रहेगी या तो उसको नींद ही नहीं आएगी, खाने में डिस्टरबेंस हो यानी कि भूख लगनी बंद हो जाती है तो इंसान एक्सेस से खाता रहता है, अपनी वर्थ फील नहीं होती है। सो इट बेसिकली अफेक्ट द थिंकिंग, इमोशंस, बिहेवियर, फिजिकल हेल्थ, सब डिस्टर्ब करता है। नाउ मेनिया इज द एबनॉर्मल बिहेवियर और काइंड ऑफ इरिटेबल मूड, ठीक है, जो कि एट लीस्ट 1 वीक तक चलता है। सो मेनिया एकदम से मूड स्विंग्स जो होने लग जाते हैं, सो एक्सेसिव हैप्पीनेस, इरिटेबल, या तो बहुत ज्यादा खुश है इंसान या बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, एकदम से एनर्जी अप हो जाएगी तो एकदम से एनर्जी डाउन हो जाएगी, या तो उसकी डिक्रीज हो जाएगी स्लीप, मतलब मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, स्पीच भी कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, थॉट्स ऐसा लगता है कि पकड़ में नहीं आ रहा, कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है कभी कुछ और सोच रहे हैं। सो वेरी मच फ्लक्चुएट इमोशन। सो पर्सन में लॉस द टच विद रियलिटी इन सीवियर केसेस, बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तो ये सीवियर केस में रियलिटी को ही भूल जाते हैं कि रियलिटी क्या है। सो बायोपोलर मूड डिसऑर्डर नेक्स्ट। बायोपोलर मूड डिसऑर्डर के दो फॉर्म है, बायोपोलर 1 एंड बायोपोलर 2। अब ये क्या करता है, बेसिकली ऑल्टरनेटिंग एपिसोड ऑफ डिप्रेशन एंड मेनिया, तो ये कॉम्बिनेशन है, मेनिया की जब भी हमने बात करी कि जब वो एक्सेस हो जाता है, इट कैन फॉर्म एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, रियलिटी से डी अटैच हो जाते हैं। सो डिप्रेशन एंड द मेनिया। तो बाइपोलर 1 की जब हम बात करेंगे तो फुल मैनिक एपिसोड, जो भी मैनिक में मैंने बताया कि क्या होता है, एंड ऑफनली फॉलोड बाय द मेजर डिप्रेशन। डिप्रेशन के में इंसान है, वो उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इट कैन फॉर्म इनटू अदर फॉर्म। नाउ बायोपोलर 2 डिसऑर्डर की बात करेंगे तो हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया बेसिकली द मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, यानी कि मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, लो फील करना बिल्कुल ही, मेनिया हाई, एकदम से इंसान बिल्कुल लो हो गया है, एकदम से एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया, एक्सेसिव है वो इंसान, एक्टिव एक्सेसिव हो गया है। सो बाइपोलर 1, बाइपोलर 2। नाउ स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर की जब हम बात करेंगे तो स्किज़ोफ्रेनिक इज बेसिकली कैरेक्टराइज द डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशन एंड बिहेवियर। सो जब इसकी बात करते हैं तो 4 जो सिम्टम्स होते हैं इसके, 3 तरह के, यानी कि पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम एंड साइकोमोटर सिम्टम्स। तो जब हम पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करेंगे तो एडेड एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी कि पॉजिटिव सिम्टम, यहाँ पर पॉजिटिव वो नहीं है कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, नहीं, पॉजिटिव सिम्टम का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, एड ऑन होते चले जाएंगे, एक्सेसिव उसके डिस्टॉर्शंस बढ़ते चले जाएंगे। तो फर्स्ट इज अ डिल्यूजन। अब डिल्यूजन क्या है, फॉल्स बिलीफ दैट आर फॉर्मली हेल्ड डिस्पाइट एविडेंस अगेंस्ट देम। इट मीन्स कोई एविडेंस नहीं है लेकिन वो उसको ही रियल मानना शुरू कर देते हैं। सो डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन, इट मीन्स बिलीव कि कोई मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे मार देगा। डिलीजन ऑफ रेफरेंस, बिलीव दैट अनरिलेटेड इवेंट्स, कि जो सामने टीवी पे आ रहा है, एंकर है, वो मुझे मैसेज कर रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है। सो रेफरेंस। डिलीजन ऑफ ग्रैंडवर, एक सुपर नेचुरल पावर की बात करना कि आई एम अ गॉड, मेरे पास सुपर पावर है। देन डिलीजन ऑफ कंट्रोल एज ए बिलीफ सिस्टम, जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, कि बाहर से कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई एलियन है जो आ गया है और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर उसमें आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। अब फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर की जब हम बात करें तो डिस्टर्ब, अब थॉट आ गया, इसका मतलब है डिस्टर्ब थिंकिंग एंड स्पीच पैटर्न। तो लॉस एसोसिएशन, इलॉजिकल थिंकिंग, अब न्यू वर्ड्स ऐसे यूज करने लग जाएंगे, न्यूगलिज्म जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, कि ऐसे वर्ड जो कि हम मीनिंग ही नहीं है या फिर हमने सुना ही नहीं, नए तरीके से यूज करना।
रैपिड शिफ्ट इन टॉपिक्स, एक कभी इस बात पे बात कर रहे हैं, कभी किसी और बात पे बात कर रहे हैं, तो स्पीच बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड, दैट इज अगेन इज द पार्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट इज द हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन भी अलग अलग टाइप्स की बात कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया की। तो परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, ऐसा बिलीफ सिस्टम कि मुझे किसी की आवाज आ रही है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, बाहर से कुछ आवाजें आ रही है, सुनाई दे रही है। विजुअल हेलुसिनेशन, इट मीन्स मुझे दिखाई दे रहा है, मैं किसी हीरो से बात कर रहा हूँ, कि मैं किसी प्लेयर से बात कर रहा हूँ जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, कुछ भी विजुअलाइज कर लेंगे। टैक्टाइल, इट मीन्स फीलिंग, कोई सांप मेरे शरीर में चल रहा है, कुछ कीड़े चल रहे हैं मेरे शरीर में। टैक्टाइल इज बेसिकली रिलेटेड विद द बॉडी। सोमैटिक हेलुसिनेशन, फीलिंग समथिंग इनसाइड द बॉडी ऑर्गन। ठीक है। अब अगर हम जब टैक्टाइल हेलुसिनेशन की और सोमैटिक हेलुसिनेशन की बात करें, तो फीलिंग सेंसेशन ऑन स्किन, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर फील होगी। जब हम सोमैटिक की बात करेंगे तो वो इंटरनल ऑर्गन्स की बात करेंगे, कि उसके अंदर चल रहा है। जैसे सांप की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं मेरे हाथों पे चल रहा है, मेरे पैर पे चल रहा है। लेकिन अगर सोमैटिक की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि मेरे पेट के अंदर है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो दिस इज गस्टेटरी हेलुसिनेशन, इसमें द समथिंग जो कि गस्टेटरी, इसमें टेस्ट से रिलेटेड है। ओलोफैक्टरी स्मेल से रिलेटेड है। तो वो बिना टेस्ट करे ही चीजों के बारे में बताने लग जाएंगे, या फिर बगैर स्मेल करे ही के बारे में बात करने लग जाएंगे। सो दीज आर द हेलुसिनेशन। नाउ इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट क्या होता है? इमोशनल रिस्पॉन्सेज दैट डू नॉट मैच द सिचुएशन। कुछ भी अननेसेसरी लाफिंग, कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन वो सीरियस ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सीरियस होने की जरूरत है, पर वो पर्सन अननेसेसरी हंसता चला जा रहा है, हंसता चला जा रहा है। सो दैट इज। नाउ नेगेटिव सिस्टम की अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सो नेगेटिव सिम्टम क्या आ जाएगा कि लॉस और एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर। तो लॉस और एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, जो बिहेवियर होना चाहिए वो एक जो सोशली एक्सेप्टेबल है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सो दीज आर द रिडक्शन इन नॉर्मल इमोशनल बिहेवियर फंक्शनिंग। फर्स्ट इसमें क्या आ जाएगा आपका? एलोकिया, यानी रिड्यूस स्पीच आउटपुट, यानी जो बोल रहा है इंसान वो स्पीच उसकी जो है वो आउटपुट कम हो जाएगा। ब्लंटेड अफेक्ट, रिड्यूस इमोशनल एक्सप्रेशन, वो इंसान एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा उस तरीके से इमोशनल जैसा होना चाहिए, कि उसे खुशी महसूस हो रही है, उसे क्या महसूस हो रहा है। सो ब्लंट हो जाएगा। फ्लैट, फ्लैट आई है आपका फ्लैट अफेक्ट, इट मीन्स कंप्लीट इमोशनल एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। दोनों में क्या है? ब्लंट अफेक्ट के अंदर क्या होगा? रिड्यूस इमोशनल एक्सप्रेशन, कम होगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन कम होगा। फ्लैट में कंप्लीट एब्सेंस, यानी कि इसके अंदर इमोशंस के थोड़े से भी नहीं होंगे। उसे दुख महसूस हो रहा है, उसे खुशी महसूस हो रही है, टोटली ब्लैंक फेस। ब्लंटेड में थोड़े बहुत होते हैं। नाउ एवोल्यूशन, इसमें लैक ऑफ मोटिवेशन एंड एबिलिटी टू इनिशिएट एक्टिविटीज। आप उन्हें कोई एक्टिविटी देंगे करने के लिए, वो उसको अवॉइड करेंगे, किसी चीज में इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, किसी एक्टिविटी में। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ साइकोमोटर सिम्टम्स की अगर हम बात करें, तो बेसिकली डिस्टर्बेंस इन मूवमेंट। कैटाटोनिक, इट मीन्स अ सीवियर डिस्टर्बेंस इन अ मोटर बिहेवियर। मोटर क्या होता है? बॉडीली मूवमेंट। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कैसे गए? कैटाटोनिक स्टॉपर, इट मीन्स नो मूवमेंट और स्पीच, वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। कैटाटोनिक रिजिडिटी, मेंटेनिंग अ रिजिड पोस्चर फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मुझे ऐसे बैठना तो मुझे ऐसे ही बैठना है। कैटाटोनिक पोस्चरिंग, अब देखो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? कैटाटोनिक रिजिडिटी एंड कैटाटोनिक पोस्चरिंग। सो अगर हम रिजिडिटी की बात करेंगे, तो मेंटेनिंग रिजिड पोस्चर फॉर लॉन्ग टाइम, कोई एक पोस्चर ले लिया, उसको उसी पर रहेंगे कि मुझे ऐसे ही रहना है, ऐसे ही बैठना है, मुझे हिलाओ मत। पोस्चरिंग की बात करेंगे तो होल्डिंग अनयूजुअल बॉडी पोस्चर फॉर आवर्स। ठीक है। तो वहां पे आपको डिफरेंस करना है, एक रिजिडिटी है और एक वो पोस्चरिंग है, वो पोस्चर्स को ही लेके है, वहां पे जिद को लेकर के है। नाउ द बिहेवियर एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। बिहेवियर एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो हम एडीएचडी, यानी कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, विच इज रिलेटेड विद अगर बचपन से देखें तो हमें बचपन से ये डिसऑर्डर हमें दिखने लग जाते हैं। अफेक्टेड बिहेवियर, इमोशन, डेवलपमेंटल, ऑल दो पहचानना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज फाइन। कुछ चीजें होती है जिसे इनअटेंशन होता है, हाइपर एक्टिव होता है बच्चा, कंसंट्रेशन नहीं होता है, टॉकेटिव बहुत ज्यादा होता है, केयरलेस हो सकता है, इम्पल्सिव हो सकता है, लेकिन इसके अलावा उसकी डेली लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होगी, उसमें
किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, विच कैन बी इम्प्रूव्ड with the help of specialist, special educator, occupational therapists, psychologists. So all work together, then you can find out the result. बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट नजर आनी शुरू हो जाती है. नाउ एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर, एक्सटर्नलाइजिंग विच इज विजिबल आउटवर्ड. ठीक है, जैसे कि ओडीडी यानी ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर. तो जब हम ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ऐसा पर्सन जो कि एंग्री है, इरिटेबल मूड होता है उसका, आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर होता है, ठीक है, अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना करेगा, दूसरों को ब्लेम करेगा, तो यूजुअली छोटे बच्चों के अंदर ये देखने को मिलता है. ठीक है. कंडक्ट डिसऑर्डर की हम बात करेंगे तो मोर सीरियस बिहेवियर प्रॉब्लम, जैसे कि वायलेंट हो जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाना, रूल्स के अगेंस्ट, सोशल रूल के बिल्कुल अगेंस्ट काम करना, aggression towards other people or animal, destruction of property, चोरी करना, झूठ बोलना. So it becomes more severe. ODD से ज्यादा बढ़ के रहता है conduct disorder. If it persists into adulthood, may develop antisocial personality disorder. अगर ये adulthood तक भी मेंटेन रहेगा तो ये antisocial disorder के रूप में फॉर्म हो सकता है. Now aggression, aggression is different type of verbal aggression. वर्बल एग्रेशन में क्या होगा, इंसल्ट करना, चिल्लाना, थ्रेटन करना दूसरों को. फिजिकल एग्रेशन, हिटिंग, पुशिंग, फाइटिंग. हॉस्टाइल एग्रेशन ड्रिवन बाय एंगर, गुस्सा आ गया तो, ठीक है. एम इज टू हर्ट, दूसरों को बस नुकसान पहुंचाना है, हर्ट करना है बेसिकली. प्रोएक्टिव एग्रेशन जो होता है वो होता है प्लान्ड, गोल ओरिएंटेड. किसी ने मुझे हर्ट किया, नाउ आई विल टेक द रिवेंज, राइट. इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर जो होता है विच इज इनवर्ड, आप बाहर उस विजिबल नहीं होता वो. सो उसमें जैसे कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर एंड चाइल्डहुड डिप्रेशन. तो जब हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो इसे इट इज बेसिकली एक्सेसिव फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स. तो वो हो जाता है सेपरेशन एंजाइटी. रिफ्यूज टू गो टू स्कूल, नाइटमेयर आना, फिजिकल कंप्लेन्स, स्टमक एक हो रहा है एंड ऑल. चाइल्डहुड डिप्रेशन में persistent sadness, irritability, social withdrawal, poor academic performance. So these are the childhood depression. Now, pervasive developmental disorder is means that it is called now autism spectrum disorder, ASD. So ASD is basically refer the neurological developmental disorder. It may बिहेवियरल चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, सोशली पर्सन जो है ज्यादा घुल मिल नहीं पाता है. तो सोशल इंटरेक्शन इन पुअर आई कांटेक्ट, डिफिकल्टी मेकिंग फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन डिले, स्पीच, रिपीटेटिव लैंग्वेज, बिहेवियर में रिपीटेटिव एक्शंस, स्ट्रॉन्ग नीड फॉर रूटीन. उनको फिक्स करवाना पड़ता है कि अगर उनका माइंडसेट है कि हम इस रास्ते से जाते हैं तो अगर आपको रास्ता चेंज करना है तो यू हैव टू ट्रेन देम कि आज हम किसी नए रास्ते से जाना है हमें. ठीक है, तो वहां पर बिहेवियरल इश्यूज आते हैं. अब बिफोर 3 years ऑफ एज ये हमें सिम्टम्स कुछ नजर आने लग जाते हैं. ईटिंग डिसऑर्डर इट्स अ सीवियर, इट्स अ बेसिकली एडोलसेंस के अंदर देखने को मिलता है. सो एनोरेक्सिया फर्स्ट इज. अब एनोरेक्सिया में क्या होता है, एक्सट्रीम फियर ऑफ गेनिंग वेट, कि अपने फिजिकल लुक से लेकर के बहुत ज्यादा अपनी आइडेंटिटी के बारे में बहुत सोचते हैं, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बहुत सोचते हैं. सो उन्हें वेट गेन करने से डर लगता है, वो खाना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं. बुलिमिया नर्वोसा इज बेसिकली रिपीटेड बिंज ईटिंग, इट में खा लिया, वोमिट कर दिया जाकर के कि मैंने अपना कंट्रोल रखा हुआ है. देन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होगा कि रिकरिंग ईटिंग, अब बार बार खाना शुरू कर देंगे. Next is the mental retardation and substance use disorder. So mental retardation, now these words called as an intellectual disability. So intellectual disability is basically significantly below average intellectual functioning and deficit in the adaptive behavior. यानी एक ऐसा बिहेवियर या फिर ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो प्रॉपर तरीके से हर फंक्शनिंग को समझ नहीं पा रही है, बेसिक डेली लाइफ भी उसमें प्रॉब्लम हो रही है समझने में.
अगर लो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है यानी कि बिलो 70 है तो हम उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में काउंट करते हैं। डेफिसिट इन अडेप्टिव बिहेवियर, कम्युनिकेशन में, अपनी बात रखने में, दूसरों की बात प्रॉपर तरीके से समझने में, सेल्फ केयर में, सोशल स्किल्स में, एकेडमिक स्किल्स में हमें उनको हेल्प करने की जरूरत होती है। अर्ली ऑनसेट ये हमें नजर आने लग जाते हैं, चाइल्डहुड में भी नजर आने लग जाते हैं। दीज आर द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी IQ रेंज 50 to 70, देन 35 to 49। ये इस एज क्राइटेरिया के हिसाब से हमें ये देखना पड़ता है कि बच्चे को किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। तो अगर 50 to 70 है तो उसको बेसिक स्किल्स दिखाई सिखाई जाएगी। अगर 35 to 49 है तो सुपरविजन के अंदर उसको सिखाया जाएगा। 20 to 34 है तो उसके लिमिटेड कम्युनिकेशंस एक हेल्प के साथ उसको आगे अप्लाई किए जा सकते हैं। अगर बिलो 20 है तो फुल टाइम रिक्वायर्ड होता है कि उसकी देखभाल के लिए कोई ना कोई अवेलेबल हो। कॉजेस क्या हो सकते हैं? जेनेटिक हो सकता है, बर्थ इंजरी हो सकती है, मेलन्यूट्रिशन हो सकता है, इन्फेक्शन, ब्रेन डैमेज। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक रीजन। नाउ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर क्या हो सकता है? सब्सटेंस होता है बेसिकली किसी तरह का अल्कोहल, टबैको, drugs, any kind of things. So these are the substance use. अब सब्सटेंस एब्यूसिव या सब्सटेंस डिपेंडेंस क्या होता है? पहला अगर हम बात करें तो इट्स अ बेसिकली maladaptive पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज कॉजिंग प्रॉब्लम। फीचर्स क्या 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 होंगे इसके? कि फेलियर टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसको नहीं कर पा रहे हैं तो हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, या हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी बिहेवियर फॉर्म हो सकता है। तो पर्सन कंटिन्यूस यूज डिस्पाइट द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, उसे पता है कि इसके नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होंगे, स्टिल वो लेता रहता है। सब्सटेंस डिपेंडेंस इज मोर सीवियर, क्योंकि फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन टोटली सब्सटेंस, यानी पहले वाले में उसको पता तो है, इसमें तो वो फुली डिपेंडेंट हो जाता है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या होगा? जैसे टॉलरेंस, इसमें नीड फॉर इंक्रीज अमाउंट टू अचीव द सेम इफेक्ट। अब मैंने जितना अमाउंट ले थी उससे मुझे जो है सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, तो मुझे उसी सेटिस्फेक्शन को पाने के लिए मुझे क्या लेना है। सो विथड्रॉल सिम्टम्स किस किस तरह से? एंजाइटी, स्वेटिंग, ये कुछ उसके फिजिकल सिम्टम्स है। क्रेविंग बहुत ज्यादा होगी कि मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लॉस ऑफ कंट्रोल, कि अनएबल टू रिड्यूस द इनटेक, वो इतना ज्यादा हाइपर पावर हो जाता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने इम्पल्स को, इसलिए हमें रिहैबिलिटेटिव सेंटर्स की जरूरत होती है जहाँ पर उनको सब्सटेंस अब्यूज से दूर रखा जाता है और ट्रीट किया जाता है। नाउ दीज आर द basic things which I have just categorized into the table so that you can learn so easily. I hope it will help you. This chapter is done and do it very carefully. Now you don't have much time. So learn, revise, repeat, rehearse, and do practice again and again. All the very best to you all. And I will definitely share this PDF to the Telegram, and you can join there. आप वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएंगी आपके क्विक रिवीजन के लिए, और इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।